हमने ऐसा सुना है कि जब जब भी रूपहले पर्दे पर किसी को हंसने मुस्कुराने का मौका देना होता है तो कॉमेडियन की भूमिका उभर कर आती है। और आज के इस बदलते युग के नए परिवेश में स्टैंड अप कॉमेडियन भी एक नया ट्रेंड लेकर आए हैं। लेकिन जब यही कॉमेडियन यदि गलत हरकत करने लगेंगे, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने लगेंगे और बड़ी बात कि देश के जिम्मेदार राजनेताओं पर तीखे प्रहार और कटाक्ष करने लगेंगे, तब एकलव्य सिंह गौड़ जैसे नौजवान नेता उठ खड़े होंगे, सामने आएंगे और युवाओं की आवाज बनकर ऐसे कॉमेडियंस को सबक भी सिखाएंगे। दरअसल हम इंदौर में हुई उस घटना की बात कर रहे हैं जिसका हल्ला, जिसका हंगामा पूरे देश भर में है। आज एकलव्य सिंह गौड़ से आप सभी दर्शकों की मुलाकात कराने वाले हैं और आखिर उस दिन क्या हुआ था इंदौर के मशहूर 56 दुकान इलाके में, उस कैफे में, कि पूरा घटनाक्रम जो है वो इतना बड़ा कि पूरा मामला थाने तक जा पहुंचा और अब जो महाशय कॉमेडियन हैं वो फिलहाल सलाखों के पीछे हैं। सबसे पहले एकलव्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नौजवानों की आप आवाज़ बनकर उभरे हैं, किस तरह से आपको गुस्सा आया और जब आप उस कॉमेडी शो में या कहा जाए उस कॉमेडियन को सुनने के लिए गए, बाकायदा टिकट लिया, एज एन ऑडियंस आपने उसमें पार्टिसिपेट किया, क्या घटनाक्रम हुआ था जिसे लेकर आपने आपत्ति जताई? देखिए, इसके कार्यक्रम की हमको जानकारी पहले से थी और हम ऑडियंस बन के टिकट खरीद के बाकायदा गए थे और हम जो सोच करके गए थे वही सब वहाँ पर हो रहा था। वहाँ पर देवी देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा था, हिंदू रीति रिवाजों का मजाक उड़ाया जा रहा था, आर्मी पर जोक्स किए जा रहे थे, मंदिर पर जोक्स किए जा रहे थे और वहाँ कुछ नाबालिग बच्चे भी थे। उस कार्यक्रम की कोई परमिशन भी नहीं ली गई थी, कोविड गाइडलाइन का कोई पालन नहीं किया गया था। छोटे से हॉल में उसकी क्षमता से दुगने लोग वहाँ भरे हुए थे और अश्लील सामग्री जेब से निकाल करके वहाँ दिखाई जा रही थी। ये सब वहाँ चल रहा था और इसी को देख करके हमने आपत्ति ली और शो रुकवाया और फिर लीगल एक्शन लिया। आपको बता दें कि हिंद रक्षक संगठन के प्रमुख भी हैं एकलव्य सिंह गौड़ और लगातार धर्म, संस्कार और संस्कृति का प्रचार भी करते हैं और बड़ी तादाद में युवाओं का एक बड़ा समूह जो है वो एकलव्य सिंह गौड़ के साथ है। ऐसे में उनका इस पूरे मामले में आवाज़ उठाना, पूरे मामले को पुलिस प्रशासन तक ले जाना और फिर अब पूरा मामला कोर्ट में है और बार बार आरोप लग रहे हैं, ऐसी अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं कि जो कॉमेडियन जिसे कि बतौर मेहमान बुलाया गया था इंदौर में, उसका अपमान हुआ है, ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। एकलव्य जी, क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ है कि जिस तरह की अफवाहें चल रही हैं कि वहाँ पर ऐसा कोई हास्यास्पद सीन ही नहीं था या ऐसा कोई घटनाक्रम ही नहीं हुआ था? क्या लगता है आपको, आखिर सच्चाई क्या है और किस तरह से आपको लगा कि मजबूती के साथ आप इस मामले में अब भी डटे हुए हैं? देखिए, उसका आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि वो ये लगातार करता आया है। वो सीरियल ऑफेंडर है, पिछले 4 साल से वो ये सब चीज़ें करता आ रहा है। पर हमारा कुछ माइंडसेट ऐसा बन गया है कि हम सारी चीज़ें पचा लेते हैं। हिंदू समाज की मैं बात कर रहा हूँ कि हम धीरे धीरे हाँ चलता है के चक्कर में हम इतना सहिष्णु बन गए कि गलत हो रहा है हमारे सामने तो भी हम उसको पचा रहे हैं, उसका हमको दिख नहीं रहा है। तो वहाँ ये सब चीज़ें चल रही थी और ये जो फेक न्यूज़ चल रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं खुद वहाँ प्रत्यक्षदर्शी हूँ, मेरे साथी थे वहाँ पर और केवल अंदर ही नहीं, शो के पहले भी वो सब रिहर्सल में बाहर यही सब चीज़ें चल रही थी। हमको और वहाँ जो कॉफ़ी पी रहे थे 2-3 लोग, उन्होंने भी इन्फॉर्म किया, कल ही मेरे पास ये इनपुट आया है कि ये बाहर भी ऐसी हरकतें कर रहा था। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। कोई अखबार में एक न्यूज़ छपी है कि कोई इसके खिलाफ एविडेंस नहीं, हमने पुख्ता एविडेंस दिए पुलिस को और कोर्ट में हम सिद्ध करके रहेंगे कि ये ऑफेंडर है। चलिए, बड़ी बात है, कोर्ट में भी पूरा मामला सिद्ध करने के लिए तैयार हैं एकलव्य सिंह गौड़। और आपको बता दें, ये जो कॉमेडियन है ये दरअसल मुन्नवर फारूकी है, जो कि लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता है और इसके जो तमाम वीडियोस हैं उसमें साफ तौर पर जाहिर होता है कि किस तरह से वो न केवल हिंदू देवी देवताओं को एक कॉमेडी के लिए टूल के तौर पर इस्तेमाल करता है, बल्कि देश के जो नामचीन राजनेता हैं उन्हें लेकर भी कटाक्ष करता है। क्या वाकई में इस तरह से देवी देवताओं का अपमान किया जाना जायज़ है? और क्या वाकई में एकलव्य सिंह गौड़ को जो गुस्सा इंदौर में आया है, अब ये गुस्सा तमाम युवाओं के बीच में भी धीरे दिन बढ़ रहा है? सीधी बात करते हैं, एकलव्य जी, क्या लगता है, आपने जो गुस्सा दिखाया, जो आक्रोश दिखाया, आप उसे थाने तक ले गए, किस तरह से इस वक्त संवाद हुआ और पुलिस का क्या रवैया था? फर्स्ट रिएक्शन क्या आपको मिला ऑफिशियल्स की तरफ से जब आप पूरे मामले को लेकर पुलिस थाने पहुंचे? देखिए, हम
जो भी प्रत्यक्षदर्शी थे वो, और जो भी हमने रिकॉर्ड किया है वो सारा हमने पुलिस को मटेरियल दिया है। पुलिस हमारी बातों से कन्विंस्ड थी और इसीलिए ही उन्होंने एफआईआर की है। अब कोर्ट में जब मामला जाएगा, चलेगा मुकदमा, तो हम उसमें भी साबित करेंगे कि हाँ ये सारे दोषी लोग थे और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसकी हम मांग करेंगे। एकलव्य जी, मूल भावना क्या है? आप क्या चाहते हैं, कैसा समाज हो? क्योंकि हमारा जो भारत देश है इसमें संवैधानिक आज़ादी भी दी गई है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। क्या आपको लगता है कि कुछ चुनिंदा ऐसे लोग हैं जो कि इस अभिव्यक्ति की आज़ादी का गलत इस्तेमाल करते हैं? क्या उस पर रोक लगना चाहिए, या आप ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये लड़ाई लंबी दूर तक लड़ी जाने वाली है? देखिए, निश्चित रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो एक ये शब्द है, इसका जम के दुरुपयोग हुआ है और वो विशेषकर एक ही कम्युनिटी और हिंदू कम्युनिटी के खिलाफ हुआ है। जब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात आती है तो कमलेश तिवारी ने क्या किया था? उसने अपनी अभिव्यक्ति की थी, क्या हुआ उसके साथ? तो पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर अगर कोई मर्यादा लांघने का प्रयास करेगा, हर चीज़ की एक लक्ष्मण रेखा होती है, उसको लांघने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से परिणाम भुगतने होंगे। और हमने संवैधानिक दायरे में रह करके जो भी कड़ी से कड़ी लीगल एक्शन है उसकी मांग की है और हमने एफआईआर कराई। तो अब ये तय करना होगा समाज को कि हम किस सीमा तक जाकर के झेलेंगे। दूसरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि और इस मुद्दे को एक कम्युनल एंगल देने की कोशिश की जा रही है। मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि मुनव्वर फारूकी के साथ साथ 3 हिंदू लड़के भी हैं, उनके ऊपर भी हमने एफआईआर कराई है, उसमें 2 क्रिश्चियन भी थे। तो ऐसा नहीं है कि एक हमको किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करना है। वहाँ जिसने भी देवी देवताओं पर टिप्पणी की है और जो भी इसमें शामिल थे उन सब पे हमने समान रूप से कार्रवाई की है। तीसरी बात, वहाँ जब मैं मंच पर गया, मैंने अपनी बात रखी, तो उसके पहले से ये शो चल रहा था, उसके पहले भी कॉमेडियन आए, वो भी मजाक उड़ा रहे थे। उनके भद्दे मजाकों पर वहाँ जो ऑडियंस बैठी थी उसमें सभी कम्युनिटी के लोग थे, हिंदू भी थे, वो लोग भी तालियां बजा रहे थे, वो भी उसको अप्रिशिएट कर रहे थे। तो मैंने उनको भी कहा कि आप जानते हैं कि ये सीरियल ऑफेंडर है, इसने पहले भी ऐसा मजाक उड़ाया, उसका टिकट खरीद करके आप शो देखने आए, ये अपने आप में शर्मनाक बात है। देखिए, हम हर चीज़ को पचाते जाएंगे, सहिष्णुता के नाम पर धीरे धीरे एक्सेप्ट करते जाएंगे, पर कहीं हमें नपुंसक ना बना दे। हमको सामने दिखना चाहिए कि हाँ ये गलत हो रहा है, कम से कम उसकी आवाज़ तो उठाएं, विरोध तो करें। मेरा यही विरोध है। और मैं आपके माध्यम से हिंदू समाज के सभी युवाओं को, सभी लोगों को अपील करना चाहूँगा कि हर चीज़ की एक सीमा होती है। कम से कम हमारे हिंदू आस्थाओं के साथ, हमारे हिंदू मान बिंदुओं के साथ अगर कोई खिलवाड़ करता है तो आवाज़ उठाएं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम मारपीट का कोई समर्थन नहीं, हमारे खिलाफ ये चलाया जा रहा है कि मारपीट की। एक भी वीडियो बता दीजिए हमने कोई मारपीट की हो। हमने सीधे पकड़ा, ऑडियंस को विनम्रता के साथ बाहर किया और लीगल एक्शन ली। तो कम से कम आवाज़ तो उठाए, ये मेरी मांग है। एकलव्य जी, आप युवाओं का नेतृत्व भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के एक जिम्मेदार सदस्य भी हैं और एक ऐसे राजनीतिक परिवार से आते हैं जिसने न केवल भारतीय जनता पार्टी बल्कि जन नेता होने के तौर पर बहुत कुछ समाज को दिया है, और ख़ासतौर पर धर्म, आस्था, श्रद्धा, विश्वास, इन तमाम पहलुओं का जो है जीवन में बड़ा महत्व आपके परिवार में देखा गया है। आपको लगता है कि एक बड़ी जागृति लाने की ज़रूरत है आज के नौजवानों में भी, क्योंकि जो दर्शक हैं उसकी कोई बिरादरी नहीं है, उसकी कोई जाति नहीं है, वो दर्शक हर वर्ग से आ सकता है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह के जो कॉमेडी शोज़ होते हैं इनमें एक दायरा होना चाहिए ताकि नैतिकता का पतन भी ना हो और युवाओं को सही दिशा निर्धारण दिया जा सके, ताकि जैसा आपका संगठन हिंद रक्षक लगातार काम करता है, कोई अभियान, कोई जागृति बड़े पैमाने पर आपको लगता है कि उसके लिए आपको जंग छेड़ना होगी? देखिए, जंग तो छिड़ चुकी है, क्योंकि जो हमने ये स्टेप लिया है उसके बाद से जिस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है। 3 दिन तक मेरे ट्विटर अकाउंट पे मैं ज़्यादा चलाता नहीं था, 290 फॉलोअर थे, आज 10,000 से ज़्यादा हो गए 3 दिनों। तो ये जागृति तो, जंग तो शुरू हो गई, जागृति फैल रही है और युवा तो जागरूक है ही, युवा को सही दिशा दिखाना पड़ेगी। मेरा सबसे बड़ा जो आपत्ति वो यही है कि ऐसे जो ये स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पर ये फोड़ता चल रही है और ये धीरे धीरे ये युवाओं का ब्रेन वॉश कर रहे हैं ये लोग। युवा क्या है, कच्ची मिट्टी के समान है, आप जिस शेप में गढ़ेंगे वो गढ़ जाएगा। तो आप सही उसको दिशा दिखाइए, हमारा केवल इतनी सी मांग है। और हिंद रक्षक संगठन, मेरे पूज्य पिताजी ने संगठन शुरू इसीलिए किया था कि युवाओं को सकारात्मक दिशा देना और सकारात्मक कामों के माध्यम से जो समाज में कुरीतियाँ आ गई हैं, बुराइयाँ आई हैं, उनका निवारण करना।
और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। मुझे इस वक्त जब आप ये बात कह रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का एक बयान याद आ रहा है जिसमें वो कहते हैं कि हम सज्जनों के लिए जो हैं फूल जैसे कोमल नाजुक हैं, लेकिन दुर्जनों के लिए जो है हम पत्थर जैसे कठोर हैं। तो क्या आप भी ऐसे लोगों के लिए पत्थर जैसे कठोर होने वाले आने वाले दिन? निश्चित रूप से, और होना ही चाहिए, और बिल्कुल सभी को इसका कड़ा विरोध करना चाहिए अगर ऐसा होता है तो। केवल हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ क्यों? आप देखिए फ्रांस में कार्टून बना था, क्या स्थिति हुई हम सब उसके हम जानते हैं क्या हुआ। कमलेश तिवारी ने एक अपने स्टेटमेंट दिया था, क्या हुआ उनके साथ? हम उस चीज़ का समर्थन नहीं करते, पर कम से कम आवाज़ उठाएं, कड़ा विरोध करें, और जो भी संवैधानिक दायरे में हो सकता है वो करना चाहिए सभी को। एकलव्य जी, हाल ही में इंदौर के करीब देपालपुर तहसील में एक ऐसी घटना सामने आई जहां पर तमाम हिंदूवादी संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो रैली निकाल रहे थे। राम मंदिर निर्माण के लिए जो है चंदा संग्रहण का काम हो रहा था, वहां पर पथराव होता है। ऐसी ही एक घटना उज्जैन में भी सामने आती है। आपको लगता है कि ये जो वो दौर आ गया है जहाँ पर हिंदू वर्सेस मुसलमान अब ये धीरे धीरे हिंसक रूप में एक लड़ाई के तौर पर देखा जाने लगा है? आप क्या मानते हैं, व्यक्तिगत राय क्या है? हिंसा की शुरुआत किसने की? राम भक्त किस काम से निकले थे? एक पवित्र काम से निकले थे। वो शांतिपूर्ण रैली थी, वो अपना काम कर रहे थे, उन पर पत्थर किसने बरसाए? तो इस समाज को विचार करना होगा। और उज्जैन में हुई, उसके बाद चांदनखेड़ी यहाँ देपालपुर में हुई। मैं स्वयं उन घायलों से मिलने गया था। और उसके बाद अभी क्या हुआ है, कल एक मुल्ला मौलवियों का एक प्रतिनिधिमंडल गया है कलेक्टर साहब के पास, और उल्टा वो कर रहे हैं कि हिंदू रैलियों से भय व्याप्त हो रहा है। अरे पत्थर आप लोग बरसा रहे हैं और भाई हिंदू रैलियों से, राम भक्तों से व्याप्त हो रहा है। ये कैसा दोगलापन है? ये बिल्कुल समाप्त होना चाहिए। और मैं तो कलेक्टर साहब से आपके माध्यम से मांग करता हूँ, आज ये जो प्रतिनिधिमंडल गया है उसने मांग ही गलत की है। मुस्लिम इलाका कि मुस्लिम इलाकों से ना निकले। क्या होता है मुस्लिम इलाका? कल को हम ये कहें कि हिंदू इलाकों से कोई मुहर्रम या ताजिया नहीं निकलना चाहिए। ये गलत मांग है, ये समाज को बांटने की मांग है। ये धार्मिक आधार पर और भौगोलिक आधार पर ये बांटने की मांग कर रहे हैं। मैं कलेक्टर साहब से आज यहाँ आपके माध्यम से निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों पर रासुका लगाना चाहिए जो इस तरह की गलत मांग लेकर वहाँ पर गए। आज ही हम पढ़ रहे थे कि अखबारों में भी ये बड़े पहले पेज की सुर्खियां हैं कि पत्थरबाजों के खिलाफ भी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ठोस कानून लेकर आने वाली है। आप ऐसे कानून का समर्थन करते हैं? आप? निश्चित रूप से पुरजोर समर्थन करता हूँ, और ये होना ही चाहिए। जिस प्रकार से यूपी में जब दंगाइयों ने दंगा किया, उनके सार्वजनिक रूप से पोस्टर लगे, उनकी संपत्तियां जब्त हुई और जो भी नुकसान हुआ था सरकारी संपत्ति का उनसे वसूला जाने का कानून बनाया गया, वैसा ही सख्त कानून मध्य प्रदेश में उसकी आवश्यकता है। तभी ये ऐसे दंगाइयों पर नकेल लगेगी। आपको कोई हक नहीं है सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का। वो आपके पैसों से, मेरे पैसों से, मेरे टैक्स के पैसों से वो संपत्तियां चल रही हैं, वो बन रही हैं। किसी को कोई नुकसान नहीं, और ऐसे दंगाइयों से वसूल किया ही जाना चाहिए। लेकिन एकलव्य जी, एक सवाल ये भी खड़ा होता है, कांग्रेस बार बार आरोप लगाती है कि लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाते हैं आप, पत्थरबाजी की जो घटना होती है उसमें एक वर्ग विशेष पर ही कार्रवाई होती है, और इस तरह की जो सांप्रदायिक हिंसाएं होती हैं इसमें अक्सर एक वर्ग विशेष को निशाने पर लिया जाता है। आपको लगता है कि ऐसी इन बातों में, इन आरोपों में सच्चाई है? और कांग्रेस जो बार बार ये मुद्दे उठाती है उनमें कितना दम है? कांग्रेस को अपने अंतर्मन में सवाल करना चाहिए कि वर्ग विशेष का ही नाम क्यों आता है? ऐसी घटनाओं में वही क्यों इन्वॉल्व होते हैं? अगर नाम आ रहा है इसका मतलब है उसके पीछे वो उनके इंटेंशन गलत है। आप उनके सामने आर पार करने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, पूरी तरह से बिल्कुल। एकलव्य सिंह गौड़ जो हैं बड़े 56 इंच का सीना लेकर तैयार। वाक युद्ध नहीं, मैं तो जमीन की लड़ाई लड़ने वाला कार्यकर्ता हूँ और जमीन पे काम करने में विश्वास रखता हूँ। वाक युद्ध में मैं पढ़ के समय व्यर्थ नहीं करता। मैं तो जमीन ग्राउंड पे काम करने वाला कार्यकर्ता हूँ, और इस तरह की कोई भी लड़ाई के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है किस तरह से आपकी जो लड़ाई है ये लंबी चलने वाली है, और आपके निशाने पर कौन कौन लोग हैं जो आने वाले हैं, उनको आप बेनकाब करना चाहेंगे क्या, ताकि आने वाले दिनों में यदि वो इस तरह की कोई घटनाओं की पुनरावृत्ति करने का इरादा रखते हो तो उससे वो भूल जाएं? राष्ट्र, धर्म और संस्कृति पर आघात करने वाला हर व्यक्ति मेरा विरोधी है। जो देश तोड़ने की बात करते हैं, जो धर्म और संस्कृति पर आघात करने की बात करते हैं, जो हिंदू मान बिंदुओं को अगर वो उसका अगर अपमान करेंगे तो उन ऐसे लोगों से लड़ने के लिए मैं सदैव तैयार हूँ। लेकिन जब दिल्ली के, देश की राजधानी दिल्ली में जब घटना होती है और अफजल के समर्थन में नारे लगते हैं,
तब इस तरह की आवाज़ क्यों नहीं उठती है, और उठती है तो फिर कुछ ही दिनों बाद दब क्यों जाती है? क्योंकि आपने आवाज़ ज़रूर उठाई है, मुझे लगता है कि काफ़ी दिनों तक ये लोग याद रखने वाले हैं, और इस कॉमेडियन की तो अब शामत आने वाली है। लेकिन ये लड़ाई लंबी चले ताकि इस तरह की गंदगी को दूर किया जा सके, इसके लिए क्या शंखनाद है? देखिए, देश का युवा जाग रहा है। जब से 2014 के पहले का आप देश की स्थिति देखेंगे और 2014 के बाद की, कि पहले हम अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर पाते थे। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत में कि राष्ट्रवादी शक्तियों में वो प्राण फूके हैं कि अब हर व्यक्ति गलत का पुरजोर विरोध करता है, आवाज़ उठाता है। अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, ऐसे नारे लगते हैं तो फिर उनका विरोध करने के लिए भी सैकड़ों युवा सड़क पर उतरते हैं और उनका प्रत्युत्तर देते हैं। तो वो जागृति तो आ गई है और लगातार हम उस दिशा में काम कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि अब आज का युवा बहुत जागरूक है। कोई भी गलत चीज़ होती है वो तुरंत उसका प्रत्युत्तर देता है, सोशल मीडिया पर भी और ज़मीन पर भी। लेकिन देश में कन्हैया कुमार, हार्दिक पटेल, ये ऐसे नौजवान चेहरे हैं जो कि लगातार सरकार के खिलाफ आग उगलते हैं। ये ऐसे चेहरे हैं जो कि लगातार आपके बनाए कानूनों या देश की सरकार के बनाए कानूनों का पुरजोर विरोध करते हैं। जब युवा, क्या आपको लगता है कि भटकता है या फिर उनके साथ भी एक युवा वर्ग चलता है? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भ्रमित होकर भी उनके साथ जा सकते हैं। ऐसे लोगों को समझाने की आवश्यकता है, क्योंकि वो लोग भी अपना एजेंडा लेकर ताकत से चल रहे हैं। एक पूरा इकोसिस्टम बना हुआ है और आज से नहीं, 70 साल से बना हुआ है। इसको तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, पर उसकी शुरुआत हो चुकी है। आप देखेंगे कि वामपंथी, लिबरल और सेक्युलर, ये सारी गैंग कहीं ना कहीं हार्दिक पटेल, कन्हैया कुमार, इनको बैक सपोर्ट करती है। पीछे से सारे ये सब एजेंडा चलाते रहते हैं। तो इनका जो काकस पिछले 70 साल में कांग्रेस के संरक्षण में बना था, उसको तोड़ने में थोड़ा समय लगेगा, पर निश्चित रूप से वो टूटेगा। एकलव्य सिंह गौड़ का सपना क्या है? कैसा देश होना चाहिए? क्या आप मानते हैं कि हिंदूवादी राष्ट्र की परिकल्पना जो बार बार आपकी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी करती है, उसे साकार करने की दिशा में आपने ये जो है पहली कील जो है ताबूत में ठोक दी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी कोई मांग नहीं कही कि हिंदूवादी राष्ट्र बने। हम सबका साथ, सबका विकास में विश्वास रखते हैं। और ये देश ये हिंदू राष्ट्र की हम मांग नहीं करते। ये तो देश ऑलरेडी हिंदू राष्ट्र है। आप यहाँ जितने भी इस देश के नागरिक हैं, उनका आप 2, 4, 5 पीढ़ी जाएंगे तो सभी हिंदू थे। अगर आज हम बात करें मुसलमानों की या क्रिश्चियंस की, उनका और हमारा डीएनए तो एक ही है। समस्या ये है कि हम जड़ों को भूल गए। हमारी जड़ें कहाँ थी, हमारा मूल हम अगर याद कर लेंगे तो ये कोई हिंदू मुस्लिम ये झगड़ा समाप्ति हो जाएगा। मुसलमान स्वीकार करें ना कि हाँ, हम हिंदू थे, हमारे पूर्वज हिंदू थे, झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। आप जिस देश की संस्कृति, आप देखिए, इंडोनेशिया दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम कंट्री है। वहाँ पर आज भी रामलीला होती है। वहाँ की करेंसी पे भगवान गणेश का फोटो है। वो अपनी संस्कृति नहीं भूले। अटल जी जब वहाँ गए थे, एक कार्यक्रम उन्होंने देखा, वहाँ रामलीला चल रही थी। उन्होंने अपने भाषण में भी कहा है, मैंने ऐसे ही सहज ही पूछ लिया वहाँ के प्राइम मिनिस्टर से कि ये सब क्या चल रहा है। बोले ये राम है, ये हमारे पूर्वज हैं, इनको हम कैसे भूल सकते हैं। जब इंडोनेशिया का मुसलमान ये बात समझ सकता है तो भारत का भी समझ सकता है। बात है उनको याद दिलाने की, उनको रियलाइज करने की, तो सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, ये अब इसका क्या होने वाला है? ये जो कॉमेडियन है जो फिलहाल सलाखों के पीछे है, अब तो लड़ाई जो है न्याय के मंदिर तक जा पहुंची है। किस तरह से आपको लगता है कि उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? आपकी नज़र में उसने क्या करना चाहिए? और अपने अंतर्मन में झांके और क्या गलती वो कर रहा है वो रियलाइज करे। और हम तो ये मांग करेंगे कि अच्छा कड़ा सबक इसको मिलना चाहिए, और इसको ही नहीं, इसके साथ जितने भी इन्वॉल्व थे सभी को मिलना चाहिए। एकलव्य सिंह गौड़ का ये गुस्सा बरकरार रहेगा जब तक सजा नहीं मिलेगी? देखिए, गुस्सा नहीं है, ये आउटरेज है। ये बहुत सालों से दबा हुआ वो है और आज से नहीं है। ये हजारों सालों की ये हिंदुओं के साथ जो अन्याय हुआ है अकारण, अगर दुनिया में किसी कम्युनिटी को टारगेट किया गया है तो वो हिंदू कम्युनिटी है। सालों से हमने गुलामी झेली है और उसके बाद भी हम पे ही सहिष्णु इंटॉलरेंस का आरोप लगता है, तमाम तरह के फालतू आरोप लगाते रहते हैं। तो ये नैरेटिव अब बदलना पड़ेगा और युवाओं को जागरूक होना पड़ेगा। हमको गलत इतिहास पढ़ाया गया है, हमको हमारे आत्मसम्मान को बार बार रौंदा गया है, हमारे ही देवी देवताओं का उपहास करने का वो हमारे अंदर डाला गया है। तो ये सब चीज़ें अब समाप्त होंगी। आज सोशल मीडिया का युग है, कुछ भी गलत चीज़ें होती है तो युवा सोशल मीडिया की तरफ भागता है, वो जागरूक है और उससे वेरीफाई करता है वो।
तो ये चीज़ें बहुत जल्दी ये सब समस्याओं से मुझे लगता है देश निकलेगा। चलिए, बड़ी बात है। ज्वालामुखी है, फटा है, तो इसकी आग और इसकी कहा जाना चाहिए जो गर्माहट है वो दूर तक जाने वाली है और समाज के युवाओं को सही दिशा मिले, कुछ ऐसा बीड़ा, कुछ ऐसा झंडा उठा लिया है अब हिंद रक्षक संगठन के प्रमुख एकलव्य सिंह गौड़ ने। एकलव्य जी, हमने सुना है कि राजनीति की जो पहली शुरुआत है वो क्रांतिकारी कदम से होती है, तो क्या ये मान लिया जाए कि चूंकि आप तो राजनीतिक परिवार से आते हैं, पृष्ठभूमि भी वही है, मातोश्री विधायक भी हैं आपकी और महापौर का बड़ा दायित्व भी उन्होंने निभा लिया है, आने वाले कल में हम एकलव्य सिंह गौड़ को भी भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाकर इसी तरह से युवाओं को समाज के सही दिशा निर्देशन से जोड़ता हुआ देखता पाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का झंडा मैं आज से नहीं, जब छोटा था, जब समझता नहीं था, तब से हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर चले हैं। सक्रिय राजनीति में आज भी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी भाजयुमो का प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हूँ और कार्यकर्ता के रूप में पिछले 10-12 साल से काम कर ही रहा हूँ। तो और राजनीतिक हमारा बैकग्राउंड तो है ही परिवार का, तो पर व्यक्तिगत रूप से मैं राजनीति मिशन के रूप में इसको देखता हूँ, एम्बिशन के रूप में नहीं। कभी भी आप मेरा होर्डिंग, बैनर, पोस्टर कहीं नहीं पाएंगे शहर में। तो राजनीति हमारे लिए मतलब एम्बिशन, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा मेरी नहीं है, पर हाँ क्योंकि पिताजी रहे हैं, माताजी हैं, तो उनका जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग हो, भारतीय जनता पार्टी की जड़ें ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत हों, उसका मैं प्रयास करता हूँ। अयोध्या की कमान संभालने के लिए क्या तैयार हैं एकलव्य सिंह? मैंने आपको कहा, ये मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आपको जवाब दिया था इस सवाल का कि मेरी कोई व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा नहीं है। अवसर दे, क्योंकि अभी तो ये वो दौर है, एकलव्य जी बड़े खुलकर आपके दिल की बात यहाँ पर दर्शक या जो बड़े तादाद में नौजवान जुड़े हैं वो देखना, सुनना भी चाह रहे होंगे कि ये वो दौर है जब युवाओं को आगे लाया जा रहा है, ये वो दौर है जब प्रयोग किया जा रहा है, पार्टी में नए चेहरे, नए नेतृत्व को खड़ा किया जा रहा है। तो आप जैसे जो संभावनाओं भरे चेहरे हैं वो आगे यदि आते हैं और नेतृत्व करते हैं तो आने वाले कल की राजनीति में भी शुचिता, जिस शुद्धता को आज ढूंढ रही है भारतीय जनता पार्टी, वो शायद मिल जाएगी। देखिए, मेरे लिए, मैं स्वयं विचार नहीं करता हूँ। एक मेरे पिताजी के साथ के जो साथी हैं वो हमारा जो भी कुछ करना है वो वही तय करते हैं, वही सब अच्छा भला बुरा सोचते हैं हमारे लिए। तो मैं अपने लिए कभी विचार नहीं करता हूँ, मेरे लिए विचार करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, मैं उन पर छोड़ देता हूँ। लेकिन तैयार तो है ना, तैयार तो माने, फिट तो माने कि भाई अब एकलव्य सिंह गौड़ फिट है टू बिकम एमएलए। समाज में हर अच्छे काम के लिए मैं सदैव तैयार हूं। चलिए, बड़ी बात है, चाहे वो जनसेवा हो या फिर युवाओं को सही दिशा से जोड़ना हो, समाज के हर भलाई के काम के लिए, समाज के हर काम के लिए तैयार हैं एकलव्य सिंह गौड़, ऐसी उनके विचार हैं। एकलव्य जी, ये तो हुआ आपने जो लगातार लड़ाई लड़ी, उसका जो अंजाम है वो पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने और खासतौर पर इंदौर शहर, जिसे कि मिनी मुंबई भी कहा जाता है, उसने देख लिया। आने वाले दिनों में क्या ये इसी तरह से आपका अभियान चलता रहेगा? और भी कई ऐसे, जैसे अभी पिछले दिनों हमने देखा कि सरकार ने भी बड़े पैमाने पर जो नशाखोरी करने वाले जो ऐसे लोग हैं उन्हें बेनकाब किया है, फिर हम कहानी यहाँ पर ड्रग वाली आंटी की कर लें या ड्रग वाली लड़की की कर लें, आपको लगता है कि नशे की गिरफ्त से भी बचाने के लिए आप जैसे नौजवानों को आगे आना होगा और ये जो डांस और पब कल्चर शहर में बढ़ता जा रहा है, इस पर भी एक पावर ब्रेक लगाना होगा? देखिए, बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि नशा मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से पंगु कर देता है व्यक्ति, और इसकी जड़ें अगर हम खोजेंगे कहीं ना कहीं तो एक आप पाएंगे कि ये भी एक बहुत सिंडिकेट बना हुआ है, और इसको तोड़ना बहुत आवश्यक है। भारत चूँकि सबसे युवा देश है और सबसे ज़्यादा गिरफ्त में इसकी युवा ही आते हैं, और बहुत कच्ची उम्र में आ जाते हैं। वो ऐसी उम्र होती है जहां हम सही गलत का भेद करना थोड़ा मुश्किल होता है। ऐसे समय में अगर युवा नशे की चपेट में आता है तो वो देश के लिए बहुत घातक है। तो और चूँकि ये विषय अभी चल ही रहा है, तो इसमें निश्चित रूप से हम भी कोई योजना बनाकर इसमें अपना, इसको युवा नशे से कैसे दूर हों, उसकी गिरफ्त से कैसे दूर हों, इस दिशा में भी हम कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। तो ये माना जाए कि ये इस तरह के अभियान जो है लगातार चलते हुए हम देखते रहेंगे और आने वाले दिनों में इसके कई सकारात्मक परिणाम भी समाज को मिलेंगे निश्चित रूप से। और मैं तो सभी से अपील करूंगा, जो भी सामाजिक संगठन हैं जो समाज में काम कर रहे हैं अच्छे के लिए, वो आगे आएँ और कैसे युवा दूर हो सकते हैं इस विकृति से, उस पर योजना बनाकर काम करना चाहिए।
बड़ी बात है, युवा शब्द में ही बहुत सारी ऊर्जा का संचार है। युवा अपने आप में उत्साह है, उमंग है, और वायु की तरह यदि ये तेज हो जाता है तो समाज को सही दिशा से भी जोड़ने की ताकत और शक्ति दोनों अपने अंदर समाहित कर लेता है। और एकलव्य सिंह गौड़ ये वही चेहरा है जो कि लगातार सियासी तौर पर तो अब तक सक्रिय हमने देखा, लेकिन अब सामाजिक ताना बाना को सुधारने के लिए, लोगों को धर्म, संस्कृति, संस्कार से जोड़ने के लिए, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, और देवी देवताओं का कोई अपमान न करे उसे बख्शने के जरा भी मूड में नजर नहीं आता। एकलव्य जी, जाते जाते क्या कहेंगे? जो युवा आपके साथ जुड़े हैं, एकलव्य सिंह गौड़ को चाहते हैं कि जनप्रतिनिधि के तौर पर देखें, उन्हें क्या कहेंगे? और ये जो आपने बीड़ा उठाया है, ये जो झंडा उठाया है, क्या आने वाले दिनों में और भी कई बड़े चेहरे हैं जो कि आपके निशाने पर आने वाले हैं और बेनकाब होने वाले हैं? देखिए, जो भी इस तरह का कृत्य करेगा उसका हम घोर विरोध करेंगे। और युवाओं के लिए यही संदेश है कि एक स्वस्थ, सभ्य और भयमुक्त समाज का अगर निर्माण करना है तो जो भी विकृतियां हमारे धर्म, संस्कृति या राष्ट्र पर जो भी चुनौतियां आती हैं उसका सामना करने के लिए सभी को तैयार रहना चाहिए। अपनी आवाज़ बुलंद करने में ज़रा भी संकोच ना करें। कहीं भी कुछ गलत दिखता है उसका प्रतिकार होना चाहिए, संवैधानिक दायरे में होना चाहिए, और बिल्कुल अपनी आवाज़ बुलंद करें, ज़रा भी संकोच ना करें, और सब मिलकर राष्ट्र, धर्म और संस्कृति के प्रहरी बनकर कार्य करें। यही मेरी युवाओं से अपील है। चलिए, बड़ी बात है। गीता में एक पंक्ति है, कर्मणः वागिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि फल की चिंता किए बिना कर्म किए जा रहे हैं, कर्मवीर के तौर पर उभरे हैं। और ऐसे लोग जो कि समाज विरोधी हैं, धर्म विरोधी हैं, उन्हें सबक सिखाने के लिए अब एकलव्य सिंह गौड़ ने झंडा उठा लिया है। और आने वाले दिनों में यदि कोई नशाखोरी को बढ़ावा देने की तरफ अपने कदम बढ़ाता है तो उस पर न केवल पावर ब्रेक लगाएंगे, बल्कि ऐसे जो तमाम लोग हैं, जो तमाम कॉमेडियंस हैं जो कि धर्म विशेष का अपमान करते हैं, उन्हें भी सबक सिखाने के लिए एकलव्य सिंह गौड़ के ये तल्ख तेवर इसी तरह से बरकरार रहने वाले हैं। एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास कार्यक्रम आपको कैसा लगा और इसके बारे में आपकी क्या है निजी राय, हम तक जरूर पहुंचाइएगा। और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज़ चैनल एमपी न्यूज़ के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।